हाय हेलो एवरीवन। सो दो बिजनेसेस पे आज हम डिस्कशन करेंगे, Q2 का रिजल्ट एनालिसिस करेंगे, जियो फाइनेंस एंड आरबीएल बैंक के ऊपर। दोनों का अपॉर्चुनिटी भी देखेंगे कि यहाँ से कैसी अपॉर्चुनिटी लग रही है दोनों के स्टॉक्स में। सो जियो फाइनेंस से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कंपनी है जियो फाइनेंस, इनका बिजनेस मॉडल बेसिकली आप बोल सकते हो कि बिल्डिंग फेस में है। अभी कंपनी हर एक क्वार्टर में नया अपडेट रिलीज करती है, जहाँ पे ये बताते हैं कि कौन से दो चार नए प्रोडक्ट्स हैं, सेगमेंट्स हैं जहाँ पे कंपनी ने एंटर किया है एंड क्या उसका ओवरऑल करंट सिनेरियो है, किस फेज में वो अभी चल रहा है। तो इनका जो भी आप रेवेन्यू का या प्रॉफिट का नंबर देखते हो, वो मेजरली इनके इन्वेस्टमेंट से आता है। जो कंपनी ने म्यूचुअल फंड्स में या कुछ लिक्विड फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, वहीं से इनका रेवेन्यू इनकम वगैरह आता है। तो बेसिकली जियो फाइनेंस जो है, अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, चार सेगमेंट्स के अंदर ये कंपनी टारगेट कर रही है। चार अलग अलग एरियाज में इनका फोकस है। सबसे पहला फोकस है इनका लैंडिंग बिजनेस के ऊपर। तो लैंडिंग में ये कंपनी कंज्यूमर फाइनेंस और प्लस जो आपके मॉर्गेजेस होते हैं जिसमें आपका होम लोन वगैरह आता है, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर इनका फोकस है। फिर लैंडिंग में ही एक इनका लीजिंग के ऊपर भी फोकस है, लीजिंग मॉडल के भी ऊपर फोकस है। रिलायंस की एक सब्सिडरी है, उसके साथ में जॉइंट वेंचर करके ये शिप लीजिंग वगैरह का बिजनेस प्लान कर रहे हैं अभी करंटली। दूसरा इनका सेगमेंट है पेमेंट बैंक का, जैसे फिनो पेमेंट बैंक है, आपका पेटीएम का पेमेंट बैंक है। उस तरीके की पेमेंट सर्विसेज कंपनी ऑफर करती है। सिर्फ डिपॉजिट अकाउंट वहां पे ये लेते हैं एंड अभी इन्होंने 2-3 क्वार्टर पहले डेबिट कार्ड ऑफर करना भी उसमें स्टार्ट किया था। तीसरा इनका बिजनेस है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस में कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड आपका जो जनरल इंश्योरेंस होता है टू व्हीलर वगैरह का, वो सारे प्रोडक्ट्स कंपनी प्लान कर रही है, अलग अलग कंपनीज के साथ में टाई अप कर रही है। सो वो भी अभी बिल्डिंग फेज में चल रहा है। चौथा जो इनका सेगमेंट है वो सबसे इंटरेस्टिंग है। मार्केट में सबसे ज्यादा जो बात है वो इनके इसी सेगमेंट के ऊपर होती है। तो इसमें कैपिटल मार्केट के अंदर इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ में जॉइंट वेंचर किया है एंड वहां पे एक तो ये एसेट मैनेजमेंट वाले बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, जहाँ पे म्यूचुअल फंड का अभी जो अप्रूवल है वो अभी पेंडिंग है सेबी की तरफ से। सो एक वो वाला बिजनेस है इनका। देन इसी कैपिटल मार्केट के अंदर दो और सेगमेंट के अंदर इनका ब्लैक रॉक के साथ में टाई अप है। एक है ब्रोकिंग बिजनेस के लिए एंड दूसरा है इनका वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस के लिए। अब पूरे फाइनेंशियल सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वी ऑल नो कि अभी जो सबसे हाई पेस पे ग्रो करने वाला सेगमेंट है कैपिटल मार्केट में, वो है आपका एक तो ब्रोकिंग का बिजनेस एंड दूसरा दूसरा वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस। तो सबसे ज्यादा बात जियो फाइनेंस के इसी सेगमेंट को लेकर के होती है कि जो इनके पास डेटा है, जो कस्टमर बेस है इनके अलग अलग कंज्यूमर बिजनेसेस के अंदर, उसको ये कैसे लेवरेज कर पाएंगे अपने इन इन दोनों दोनों तीनों बिजनेसेस के लिए। तो ये पूरा मॉडल है। सो अब देखते हैं कि इन्होंने सेकंड क्वार्टर में क्या अपडेट निकाला है, किस तरीके के कंपनी के प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं एंड ओवरऑल कैसा इनका फोकस रहने वाला है। तो ये जो रेवेन्यू का नंबर, प्रॉफिट का नंबर, ऑफ कोर्स जो आप देख रहे हो, ये इनका मेनली इन्वेस्टमेंट वगैरह से ही आया है। तो बेसिकली प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, तीनों मंथ्स में इन्होंने नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। जैसे म्यूचुअल फंड पे लोन देना कंपनी ने स्टार्ट किया है, होम लोन जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। इसके बाद कॉर्पोरेट लेंडिंग की तरफ भी इन्होंने फोकस बढ़ाया है अपना। वर्किंग कैपिटल लोन, जो टर्म लोन वगैरह होता है, वो प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किए हैं। देन इंश्योरेंस में ऑटो एंड टू व्हीलर इंश्योरेंस का प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है। अगस्त की बात करें तो होम लोन में इन्होंने बैलेंस ट्रांसफर का ऑप्शन स्टार्ट किया है। बैलेंस ट्रांसफर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरा एक बैंक में होम लोन चल रहा है काफी टाइम से, बट अब मुझे कोई दूसरी बैंक है या कोई दूसरी फाइनेंशियल कंपनी है जो इससे कम रेट पे मुझे होम लोन ऑफर कर रही है, तो मेरा जो बैलेंस होम लोन का अमाउंट है उसको मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ उस फाइनेंशियल कंपनी के अंदर। तो ये जियो फाइनेंस ने स्टार्ट किया अगस्त से। देन हेल्थ इंश्योरेंस, सैलरी अकाउंट, जो पेमेंट बैंक है इनका, उसमें ये सारे सर्विसेज इन्होंने स्टार्ट किए। लैब प्रोडक्ट हो गया, लोन अगेंस्ट लोन और सिक्योरिटीज हो गया। सो ये सारे इन्होंने इस क्वार्टर में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। इसके बाद जियो का जो आप ऐप यूज करते हो, माई जियो ऐप जो आप यूज करते हो, उसके साथ इन्होंने जियो फाइनेंस के ऐप को इंटीग्रेट किया है। जैसे जोमेटो के ऐप अगर आप यूज करोगे तो उससे आप ब्लिंकिट के ऐप पे स्विच कर सकते हो, ब्लिंकिट से ऐप से आप जोमेटो के ऐप पे स्विच कर सकते हो। सो ऐसा इंटीग्रेशन इन्होंने माई जियो ऐप के साथ में किया है जियो फाइनेंस का। जियो फाइनेंस का जो अपग्रेडेड वर्जन है जो ऐप का, वो पिछले कुछ टाइम से टेस्टिंग फेज में था। कुछ बग वगैरह का इशू भी आया था उसके पुराने वर्जन में, सो उसको कंपनी ने अब अपग्रेड करा है।
देन ये जो मंथली एक्टिव यूजर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है इस कंपनी के लिए, क्योंकि मेन जो बात होती है जियो की वो यही होती है कि ये अपने टेलीकॉम बिजनेस से, अपने जो इनके अलग रिटेल कंज्यूमर के बिजनेसेस हैं, वहां से जो कस्टमर का डेटा है उसको ये यूज करेंगे जियो फाइनेंशियल के अलग अलग प्रोडक्ट्स को क्रॉस सेल करने के लिए। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके ऐप पे पर मंथ कितने एक्टिव यूजर होते हैं और वो किस पेस पे ग्रो करते हैं। तो इनका एवरेज एक्टिव यूजर, मंथली एक्टिव यूजर अगर हम देखें तो करंटली 6.5 मिलियन है। एंड ऑफ कोर्स हमको देखना पड़ेगा कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में इसमें ग्रोथ का कैसा ट्रेंड रहता है। फिर ये इनका पूरा चारों बिजनेस मॉडल है जो हमने बात करी। लेंडिंग है आपका, पेमेंट बैंक है, इंश्योरेंस है और इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। कॉर्पोरेट लोन के अंदर इन्होंने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। एयूएम इनका करेंटली 1206 करोड़ के आसपास है। बट अभी क्लियरली इन्होंने ये बताया नहीं है कि ये 1206 करोड़ का जो एयूएम है ये पर्टिकुलरली किन किन प्रोडक्ट से आया है। देन इसके साथ में इंश्योरेंस में इन्होंने 2-3 कंपनी के साथ में नया टाई अप किया है। कॉर्पोरेट इंश्योरेंस की तरफ भी इनका फोकस है। जो आपका ग्रुप मेडिकल कवर होता है, वहाँ पे कंपनी टाई अप कर रही है नई कंपनीज के साथ में। एसेट मैनेजमेंट वाले डिवीजन पे एक बड़ा अपडेट है कि इनको सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल गया है अक्टूबर मंथ में। सेबी की तरफ से जो इनका जॉइंट वेंचर है ब्लैक रॉक के साथ में एएमसी बिजनेस के लिए, उसको अप्रूवल मिल गया है। एंजल वन का ये काफी टाइम से पेंडिंग है। हम काफी सारे उनके कॉन्कॉल्स में इस चीज को देख रहे हैं कि एनालिस्ट भी बार बार उनसे पूछ रहा है कि इसके अप्रूवल में इतना टाइम क्यों लग रहा है। वो चीज देखना होगा कि एंजल वन को इसका कब अप्रूवल मिलता है। जियो के लिए ये बड़ा अपडेट है, अब ये अपना स्कीम वगैरह प्लान कर सकते हैं आगे आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। देन ये इनका पीएनएल है, मतलब वही जो हमने बात किया कि मेन जो इनका इनकम है वो डिविडेंड बेस है। क्वार्टरली अगर आप देखो तो डिविडेंड में ग्रोथ आया है। इंटरेस्ट इनकम कुछ खास अभी है नहीं कंपनी का। एक्सपेंसेस जरूर कंपनी के बढ़ गए हैं वाई वाई लेवल पे, मेनली एम्प्लॉय एक्सपेंस बढ़ा है क्योंकि कंपनी अपने अलग अलग डिविजन्स के अंदर हायरिंग कर रही है काफी एग्रेसिवली। वहां से इनका एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ा है। कई जगह में मीडिया में देख रहा हूँ कि इनके प्रॉफिट को लेकर के बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर डबल से भी ज्यादा हो गया, पर मतलब सेंसलेस बात है। क्लियरली हमको दिखता है कि डिविडेंड क्योंकि आया इस क्वार्टर में कंपनी का, वहां से क्वार्टरली इतना ग्रोथ आया है कंपनी के अर्निंग्स के अंदर। अदरवाइज बिजनेस तो सारे अभी बिल्डिंग फेज के अंदर ही चल रहे हैं कंपनी के। ये अपडेट था पूरा जियो फाइनेंस के ऊपर। अब इसमें पॉइंट ये आता है कि जब हम जियो फाइनेंस की बात करते हैं तो मार्केट में दो तरीके के एक्सट्रीम देखने को मिलते हैं मुझे। एक तो है जो जिनका कहना है कि जियो फाइनेंस जो है वो बिल्कुल ही डिसरप्ट कर देगा हर एक सेगमेंट के अंदर। मतलब अगर लेंडिंग बिजनेस की बात करें तो वो बजाज फाइनेंस को चैलेंज करेगा, एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनीज को चैलेंज करेगा, उनका मार्केट शेयर ले जाएगा। देन अगर वेल्थ मैनेजमेंट या कैपिटल मार्केट बिजनेसेस की बात करें तो वहां पे भी वो ऑफकोर्स ब्रोकिंग में, म्यूचुअल फंड में वैसा ही चीज करेगा जैसे उसने टेलीकॉम में किया था कुछ साल पहले। और दूसरे आपको लोग मिलेंगे जो इसका बिल्कुल ही अपोजिट कह रहे हैं, जिनका मानना है कि मतलब टेलीकॉम में जो इन्होंने कर दिया वो काइंड ऑफ वन ऑफ था, उसमें रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे जितने लैंडिंग बिजनेसेस के अंदर है। बजाज फाइनेंस का जो मोट है वो काफी स्ट्रांग है। तो मतलब ये दो एक्सट्रीम्स बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे। पर्सनली जो मेरा मानना है कि इनका मॉडल जरूर इंटरेस्टिंग है। जब एक बड़ा प्लेयर बड़े कैपिटल के साथ में ऐसे हाई ग्रोथ सेगमेंट के अंदर आ रहा है, हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के अंदर आ रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे एक इंटरेस्ट तो जरूर बनता है ऐसे बिजनेस को ट्रैक करने का। और जिस तरीके की इनकी डेवलपमेंट्स चल रही है, कुछ नए नए प्रोडक्ट्स की तरफ भी कंपनी फोकस कर रही है, तो अपॉर्चुनिटी तो है, अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है। अगर आप इनका वैल्यूएशन को लेकर के थोड़ा सा अगर आप डाउट करोगे तो एक्चुअली वो पी जो है वो ट्रू पिक्चर अभी दिखा नहीं रहा है इनके बिजनेस का, बिकॉज अभी बिजनेस स्टार्ट हुआ नहीं है। जब इनका लैंडिंग का बिजनेस स्टार्ट होगा, कैपिटल मार्केट का बिजनेस स्टार्ट होगा, तो 2-3 क्वार्टर में आप देखोगे कि वो जो इन्फ्लेटेड पीई है इनका वो नॉर्मलाइज हो जाएगा कंपनी का। प्राइस टू बुक तो वैसे भी 2 से कम का ही है कंपनी का। अभी ठीक है, ट्रैक करना बनता है। ऐसा बिजनेस है जिसमें आगे चल के काफी बड़ी चीजें कर सकती है कंपनी, अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है इनके पास में। आई फील कि वेट एंड ट्रैक हमको करना चाहिए। हर एक क्वार्टर में जो अपडेट आएगा उसको हम डिस्कस करते रहेंगे। कॉन कॉल में अभी कुछ खास होता नहीं है कंपनी, यही जो इनके रिजल्ट में होता है वही कंपनी वहां पे अनाउंस करती है। ये अपडेट था जियो फाइनेंस के ऊपर। देन अब बात करते हैं आरबीएल बैंक के ऊपर। आरबीएल बैंक का सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आया है आज। हमने कुछ टाइम पहले इसका बिजनेस अपडेट डिस्कस किया था, जहां पे हमने देखा था कि ये बैंक पिछले कुछ क्वार्टर से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्टेबल परफॉर्मेंस है, एसेट क्वालिटी का ट्रेंड भी ठीक ठाक है, एंड आगे 2-3 साल का गाइडेंस अच्छा दिया है बैंक ने, और स्टॉक जो है वो बुक वैल्यू से भी नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन सेकंड क्वार्टर का जो बिजनेस अपडेट आया था उसमें एक छोटा सा इशू भी हमने डिस्कस किया था कि बैंक का जो लोन बुक का ग्रोथ है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। मतलब इनका गाइडेंस है 20% का,
लेकिन बिजनेस अपडेट जो इन्होंने दिखाया था उसमें 15% की ग्रोथ आई थी सिर्फ इनके लोन बुक के अंदर। और ये चीज हमने बार बार डिस्कस करी है कि जब भी आप किसी लेंडिंग बिजनेस का लोन ग्रोथ में डिक्लाइन देखते हो, मतलब गाइडेंस से भी नीचे का नंबर आता है लोन बुक के अंदर ग्रोथ में, तो ये एक तरीके का इंडिकेशन देता है आपको कि जो लेंडर है वो कॉन्फिडेंट नहीं है अपने एसेट क्वालिटी को लेकर के। क्योंकि जब आप एसेट क्वालिटी को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं होगे, तभी पॉइंट है कि डिमांड होने के बाद भी आप अपने लोन बुक की ग्रोथ को घटाते हो। अदरवाइज तो हर कोई चाहता है कि मतलब सबको लोन चाहिए, तो आप जितना ज्यादा ग्रो कर सकते हो, हर एक लेंडर का वही एस्पिरेशन रहता है। सो अब इनका रिजल्ट देखते हैं कि बैंक ने सेकेंड क्वार्टर में नंबर्स किस तरीके के लॉन्च किए हैं, एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी का भी कैसा परफॉर्मेंस रहता है बैंक का। तो इनका अपडेट अगर आप देखोगे तो डिपॉजिट पे तो ठीक काम किया है बैंक ने, 20% की ग्रोथ है वाई वाई लेवल पे। लोन बुक का ग्रोथ 15% है, वही जो हमने बिजनेस अपडेट में डिस्कस किया था कि ये एक थोड़ा सा पॉइंट है देखने वाला। ग्रोथ ड्राइवर्स अगर हम देखें तो रिटेल एसेट्स बैंक का अच्छे पेस से ग्रो कर रहा है, कमर्शियल बैंकिंग भी ठीक ठाक कर रहा है परफॉर्म, देन रिटेल डिपॉजिट्स का ग्रोथ भी अच्छा है बैंक के अंदर। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इनके प्रॉफिटेबिलिटी के मैट्रिक्स के ऊपर, तो नेट इंटरेस्ट इनकम अगर आप देखोगे बैंक का तो 9% से ग्रो हुआ है सिर्फ वाई वाई लेवल पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इसमें बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है, तो उसका बड़ा रीजन क्या है कि इनके स्लीपेजेस बढ़े हैं इस क्वार्टर के अंदर माइक्रो फाइनेंस में। सो माइक्रो फाइनेंस में जब आपके स्लीपेजेस बढ़ गए हैं, इंटरेस्ट रिवर्सल हुआ है, तो इसकी वजह से इनका नेट इंटरेस्ट इनकम सिर्फ 9% से ग्रो हुआ है। अब अगर आप इनका मार्जिन का नंबर भी देखोगे, उसमें भी एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला है। 5.5% का जो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन का नंबर था वो सीधे 5% पे आ गया है। तो ये इंपैक्ट होता है आपके मार्जिन के ऊपर जब आपके एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है, क्योंकि एक तो आप ग्रोथ को घटाते हो, तो जो आपके हाई यील्डिंग एसेट है उसको आप ग्रो नहीं कर रहे हो, आप जो लो यील्डिंग एसेट है उनको ग्रो कर रहे हो, तो वहां से मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि आपके एनपीए बढ़ रहे हैं, तो जो हाई यील्डिंग एसेट्स थे आपके अब वो एनपीए में कन्वर्ट हो गए, तो ऑफ कोर्स वहां से भी आपके मार्जिन्स में इंपैक्ट पड़ता है। तो मार्जिन्स में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है आरबीएल बैंक के। देन आपको इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखेगा कि 24% से ग्रो हुआ है, लेकिन इसमें हमको देखना है कि जो मेजर पार्ट है इस ग्रोथ का वो अदर इनकम से आया है। जो मेन धंधा होता है एक बैंक का वो होता है कि लोन मार्केट से पैसा उठाया एंड मार्केट में वो लोन दिया उन्होंने, सो उसका बीच का जो डिफरेंस होता है जिसको नेट इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं, वहां से मेन ग्रोथ आना चाहिए। लेकिन यहां से ग्रोथ कुछ आया नहीं है बैंक का, सिर्फ 9% का ग्रोथ है। सो ये फी इनकम का जो ग्रोथ है उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैंक का 24% से ग्रो हुआ है। एंड सबसे जो खराब चीज है इनके रिजल्ट में जो एक्सपेक्टेड थी, इतना कुछ देखने के बाद में, कि बैंक का प्रोविजनिंग बढ़ गया है 69% से, इस बैंक का प्रोविजनिंग बढ़ गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। तो जब आपका प्रोविजनिंग बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट घटेगा। सो लगभग 24% का फॉल आया है आरबीएल बैंक के नेट प्रॉफिट के अंदर। कुछ और मैट्रिक्स देखते हैं जिससे हमको समझ आएगा कि प्रॉब्लम एक्चुअली में कहाँ पे हो रही है और किस लेवल तक है। तो एडवांसेस का ट्रेंड अगर हम देखें तो ऑफकोर्स वही 14-15% के आसपास की ग्रोथ है। आरओए का आप देखो, जो हमने अभी लास्ट 1-2 वीक में ही डिस्कस किया था कि इस बैंक का आरओए कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा है, और जो इन्होंने गाइडेंस दिया था धीरे धीरे उसकी तरफ मूव कर रहा है। लेकिन एक क्वार्टर में आपका एनपीए बढ़ गया और आपका आरओए सीधे 0.64% पे आ गया। मतलब जो अप ट्रेंड में था वो इतना ज्यादा डाउन ट्रेंड आ गया सिर्फ एक क्वार्टर की इतनी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस के बाद से। देन इसका इम्पैक्ट कहाँ से दिख रहा है हमको? क्रेडिट कॉस्ट से दिख रहा है। तो अगर आप आरबीएल बैंक का क्रेडिट कॉस्ट देखोगे तो लास्ट क्वार्टर तक एक्चुअली चीजें काफी ठीक थी, स्टेबल थी, क्रेडिट कॉस्ट इनका कंट्रोल में था। लेकिन सडनली अगर हम सेकंड क्वार्टर में देखें, इस क्वार्टर में, तो बैंक का क्रेडिट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। 59 बेसिस पॉइंट से 80 बेसिस पॉइंट का क्रेडिट कॉस्ट हो गया आरबीएल बैंक का सेकंड क्वार्टर के अंदर। एंड ये एनुअलाइज क्रेडिट कॉस्ट नहीं है, ये क्वार्टरली क्रेडिट कॉस्ट है। अगर आप इसको एनुअलाइज करोगे तो बैंक का क्रेडिट कॉस्ट 3% से भी ज्यादा जा रहा है। सो ये कोई माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी नहीं है, ये कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं है, ये कमर्शियल बैंक है। तो एक कमर्शियल बैंक का क्रेडिट कॉस्ट अगर 3% तक चला जाएगा, तब तो मतलब डेफिनेटली उसका प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन रहेगा ही नहीं, रह ही नहीं सकता। क्योंकि आपको प्रोविजनिंग इतना करना पड़ रहा है, राइट ऑफ इतना करना पड़ रहा है, तो पैट कहां से ग्रो होगा आपका? सो क्रेडिट कॉस्ट ने इनके मार्जिन को और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट किया है। आरओई का नंबर भी हम लास्ट क्वार्टर में डिस्कस कर रहे थे कि बैंक का 15% का टारगेट है आरओई को लेके जाने का, जो 10% तक हो गया है। लेकिन इस क्वार्टर में सीधे वो हाफ हो गया इनका आरओई का नंबर। सो इनका लोन बुक का कंपोजिशन अगर हम देखें तो यहां से भी एक और इंसाइट हमको मिलेगा कि बैंक का, अगर आप लोन बुक का ग्रोथ देखोगे तो कहां से आ रहा है? हाउसिंग फाइनेंस से आ रहा है, रूरल व्हीकल फाइनेंस से आ रहा है, और गोल्ड लोन वगैरह जो प्रोडक्ट है
इन 3-4 प्रोडक्ट से बैंक का मेजरली लोन बुक का ग्रोथ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों चारों आपके सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि बैंक सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस कर रहा है, वहां पे ज्यादा ग्रोथ दे रहा है। जो इनका क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है, माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस है, पर्सनल लोन का बिजनेस है, इसमें बहुत लो ग्रोथ है इन सारे प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में। सो ये एक हमको ट्रेंड शो कर रहा है कि बैंक में जो अनसिक्योर प्रोडक्ट्स हैं उसमें प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। देन इनका अगर हम एक्सपेंसेस वगैरह का पार्ट देखें तो ऑफ कोर्स एम्प्लॉय आपका मेन एक्सपेंस होता है। देन ये जो ट्रेंड है एसेट क्वालिटी का, इससे भी एक और चीज क्लियर हो जाती है कि बैंक के जो एडिशंस हैं, मतलब स्लीपेजेस बोलते हैं कि एक क्वार्टर में आपके फ्रेश एनपीए कितने आए, जिसको एडिशन बोला जाता है। तो ये ट्रेंड भी अगर आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 40% से ग्रो हो गया है। यानी लास्ट क्वार्टर में जितने फ्रेश एनपीए बढ़े थे, इस क्वार्टर में वो एनपीए 40% से बढ़ गए हैं कंपनी के। तो ये भी एक खराब ट्रेंड है। रिकवरीज लो है। रिकवरीज का मतलब क्या हुआ कि एनपीए तो बना लेकिन मैंने उसी क्वार्टर में रिकवर कर लिया। पर इस बैंक के साथ में प्रॉब्लम क्या हुआ कि एनपीए बना लेकिन रिकवर भी नहीं कर पाया इस क्वार्टर में, इसलिए ग्रॉस एनपीए बढ़ गया कंपनी का। अब ग्रॉस एनपीए कहां से ज्यादा आ रहा है, तो आप देखोगे कि होलसेल बुक से बहुत स्टेबिलिटी है, होलसेल बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस लोन भी ठीक कर रहा है बैंक का। मेन प्रॉब्लम है इनका क्रेडिट कार्ड में, जहां पे 359 का ग्रॉस एनपीए 474 करोड़ हो गया इस क्वार्टर में। और माइक्रो फाइनेंस का एनपीए, जहां पे 407 करोड़ का जो एनपीए था लास्ट क्वार्टर में, वो 549 करोड़ का हो गया। तो ये दोनों अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट हैं जहां से काफी ज्यादा ग्रॉस एनपीए आ रहा है इस बैंक का। एंड ये नंबर्स में भी हमको दिख रहा है कि बैंक का ग्रॉस एनपीए जो है वो 2.69% से बढ़ करके 2.88% पे चला गया। सो ये क्लियरली शो कर रहा है कि बैंक का जो माइक्रो फाइनेंस का क्रेडिट कार्ड का पोर्टफोलियो है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, वहीं से बैंक को प्रोविजनिंग ज्यादा करनी पड़ी है, इनका क्रेडिट कॉस्ट ज्यादा बढ़ गया है। और प्रॉफिटेबिलिटी में एक बड़ा हिट लेना पड़ा है इस बैंक को। तो रिजल्ट ऑफ कोर्स काफी खराब है आरबीएल बैंक के। लोन बुक का ग्रोथ 15% हो गया है, 20% का टारगेट है। इनका एक बार अगर हम जो इन्होंने जो एस्पिरेशन शेयर किया है कि FY26 किस तरीके का ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं, सो उसके अकॉर्डिंग अगर आप परफॉर्मेंस भी देखोगे तो बहुत बड़ा फॉल है। जैसे बैंक कह रहा है कि FY26 तक हम 20% के रेट से अपने लोन बुक को ग्रो करना चाहते हैं, 20% से ही अपने डिपॉजिट बुक को ग्रो करना चाहते हैं। लेकिन FY25 का जो फर्स्ट हाफ हुआ है इसमें लोन बुक का ग्रोथ है सिर्फ 15%। डिपॉजिट बुक का ग्रोथ ठीक है, लेकिन लोन बुक के ग्रोथ में बहुत बड़ी अंडर परफॉर्मेंस है। दूसरा अंडर परफॉर्मेंस कहाँ पे दिखेगा आपको, आरओए और आरओई के नंबर में। मतलब आरओई तो बैंक 15% का टारगेट कर रहा है, जो कि अभी तक सिर्फ 7% है। तो मतलब बहुत मुश्किल लगता है कि अगले 1-1.5 साल के अंदर इतना बड़ा इंप्रूवमेंट आरबीएल बैंक यहाँ से ला सकता है अपने आरओई के अंदर, क्योंकि अगर ये सिक्योर्ड एसेट पे फोकस करेंगे तब तो वैसे भी आपका मार्जिन और कम होगा। मार्जिन और कम होगा तो इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत सॉलिड ग्रोथ तो होने नहीं वाली। तो आरओई 15% का लगता नहीं है कि बैंक अचीव कर पाएगा FY26 के अंदर। एंड ग्रोथ भी धीरे धीरे बैंक का घटता जा रहा है। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं आरबीएल बैंक के अंदर। कुछ वीक पहले जरूर थोड़ा सा इंटरेस्ट जरूर बन रहा था बैंक में, लेकिन जो इनका लोन ग्रोथ घटा था उसमें यही हमने डिस्कस किया था कि रिजल्ट इंपॉर्टेंट होगा। सो रिजल्ट में वो ट्रेंड दिख गया हमको कि बैंक के एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल कोई पॉइंट बनता नहीं है इसमें कुछ कोई भी इंटरेस्ट शो करने का। आई फील कि मंडे को काफी सॉलिड प्रेशर रह सकता है इसके स्टॉक के अंदर, क्योंकि एसेट क्वालिटी भी खराब हुआ है और प्रॉफिट भी बहुत बड़े मार्जिन से घटा है बैंक का। अब वो भी कोई पॉइंट नहीं बनता कि बुक वैल्यू से नीचे के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मार्केट और पनिश करेगा इसके स्टॉक को, बिकॉज बहुत खराब रिजल्ट आया है इस बैंक का। बाकी देखते हैं, मैनेजमेंट का गाइडेंस काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरीके का वो गाइडेंस देते हैं आने वाले क्वार्टर्स में। कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा तब हम कवर करेंगे इसके कॉन कॉल को, अदरवाइज कोई इंटरेस्ट बनता नहीं है इसके स्टॉक में। बैंकिंग में जो स्टिल आई फील की जो हमने दो बैंक्स कल डिस्कस किए थे, करूर व्यास्य बैंक, उसमें एक काफी अच्छा इंटरेस्ट लगता है। एंड कुछ टाइम पहले जो हमने फेडरल बैंक की बात करी थी उसमें भी एक अच्छा पोजीशन लगता है। दोनों अंडर वैल्यूड है, मतलब परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दोनों में री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी है। फेडरल का रिजल्ट अभी आया नहीं है सेकंड क्वार्टर का, आई थिंक नेक्स्ट वीक में उनका रिजल्ट आएगा, तो उसको भी कवर करेंगे। एंड अगर बैंक का अर्निंग ग्रोथ अच्छा रहता है, बिकॉज उनका लोन बुक का ग्रोथ अच्छा आया है सेकंड क्वार्टर का बिजनेस अपडेट के अंदर, तो अगर वो एसेट क्वालिटी मेंटेन रखते हैं, अर्निंग ग्रोथ अच्छा रहता है, तो ये दोनों करूर व्यास्य एंड फेडरल बैंक दोनों में अच्छी री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी लगती है। बाकी तो अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक की भी बात करोगे तो अनसर्टेनिटी ज्यादा है। मतलब इस क्वार्टर में तो उत्कर्ष का भी हमने देखा कि कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर गिर गया, 91% पे आ गया। सूर्योदय बैंक का भी ग्रॉस एनपीए बढ़ गया है। ग्रोथ तो है इन दोनों बैंकों में, लेकिन अगर एनपीए 10-20 बेसिस पॉइंट से भी बढ़ता है तो भी मार्केट में कंसर्न ज्यादा रहेगा इन मॉडल्स की तरफ, क्योंकि इनका अनसिक्योर्ड पार्ट बहुत ज्यादा है।
ये पूरा जो यूनिवर्स है स्मॉल फाइनेंस बैंक का, इनमें ज्यादातर बैंक्स जो हैं वो माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो 50-60% तक रखते हैं। तो अगर एनपीए आपका 10-20 बेसिस पॉइंट भी बढ़ता है एंड देन स्टिल अगर हम उस पर बिलीव करते हैं, उस पर बैट करते हैं, तो 1-2 क्वार्टर बाद जब देखोगे कि एनपीए ज्यादा बढ़ा तो मार्केट बहुत बुरी तरीके से पनिश करेगा वैसे स्टॉक्स को। हमने पास्ट में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं, चाहे ईसैफ बैंक हो, जीवन बैंक हो या इक्विटास बैंक हो। सो बेटर है कि जहाँ पे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है थोड़े टाइम के लिए उसको इग्नोर किया जाए। ट्रैक करते रहेंगे, अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा तो जरूर हम डिस्कस करेंगे, बट आई फील कि अभी थोड़ा सा सेफ प्ले करना ज्यादा बेटर रहेगा इस पूरे स्पेस के अंदर। वहां पे करूर व्यासा काफी अच्छा लग रहा है, री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी है। 98% लोन जो है उसका वो सिक्योर्ड लोन है, एंड उसके साथ में फेडरल बैंक, उसका भी रिजल्ट अभी देखेंगे सेकंड क्वार्टर में कैसे आते हैं। बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।